नमस्कार दोस्तों, हम सीवाईसी की तरफ से यूपी टेट में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं और इसी श्रृंखला के अंतर्गत हम 2011 में हुए प्रश्न पत्र को हल कर रहे हैं। अब इसमें हम भाग 1 बाल विकास एवं शिक्षण विधि इसको हल करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। ठीक है, तो निम्न कक्षाओं का मतलब क्या हुआ कि प्राथमिक स्तर। तो प्राथमिक स्तर पे यदि हम शिक्षित कर रहे हैं किसी को भी, किसी बच्चे को, ठीक है, तो हम ये भी ध्यान देंगे कि उसको शिक्षा भी मिले, साथ ही साथ उसका शारीरिक विकास भी हो। ठीक है, शारीरिक वृद्धि एवं विकास भी हो। तो शारीरिक विकास होने के लिए क्या ज़रूरत है कि उसे खेलने को बोला जाए, उसे खेल की तरफ आकर्षित किया जाए। ठीक है, तो खेल किस लिए जरूरी है या किस सिद्धांत पे काम करता है? तो विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। ठीक है, क्योंकि इसी से उसका शारीरिक विकास, शारीरिक वृद्धि भी होगी। प्रश्न नंबर 2, डिसलेक्सिया संबंधित है। ठीक है, तो डिसलेक्सिया क्या होता है? डिसलेक्सिया एक पठन संबंधी विकार होता है जिसमें बालक को अक्षर पहचानने में कठिनाई होती है। ठीक है, बालक अक्षर पहचान नहीं पाता है। तो यदि बालक अक्षर नहीं पहचान पा रहा है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षक को बोल बोल के समझाने का ज़्यादा प्रयत्न करना चाहिए और साथ ही साथ बच्चे से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाते रहना चाहिए। ठीक है, तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित हुआ? पठन विकार से। प्रश्न नंबर 3, विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें ये पूछ रहा है कि जो विशेष रूप से ज़रूरतमंद हैं, यानी कि जिनको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, तो उनका शिक्षा किस तरीके से दिया जाना चाहिए? तो हम एक प्रयत्न करेंगे कि उनको सामान्य बच्चों के साथ साथ ही शिक्षा दिया जाए। मतलब जो उनकी तरह से नहीं है, जो बच्चे नॉर्मल हैं, उनके साथ उनको शिक्षा दी जानी चाहिए। किनको? जो ज़रूरतमंद हैं या फिर जिनको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इससे क्या होगा? वो अपनी पढ़ाई लिखाई तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ सामान्य बच्चे किस तरह से कार्य कर रहे हैं, किस तरह से क्रियाकलाप में भाग ले रहे हैं, उनसे भी इनको सीखने को मिलेगा। क्योंकि इनको अंततः भले ही ये बच्चे सामान्य नहीं हैं, लेकिन इनको इसी दुनिया में रहना है, इसी समाज में रहना है, तो इस समाज के तौर तरीकों को उनको सीखना ही पड़ेगा। इसलिए सामान्य बच्चों के साथ ही शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है, तो विकल्प हो जाएगा ए। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 ये है, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण। ठीक है, तो होता क्या है कि अधिगम प्रक्रम में अभिप्रेरणा का महत्वपूर्ण स्थान होता है। अभिप्रेरणा के माध्यम से क्या होता है कि जो सीखता है उसमें अधिगम के प्रति रुचि उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, तो क्या हो, तो इसका विकल्प क्या सही हो जाएगा कि नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि सृजित करता है। कौन सृजित करता है? अभिप्रेरण। तो अभिप्रेरण का प्रयोग हमको इसलिए करना चाहिए ताकि जो नए सीखने वाले लोग हैं
उनमें अधिगम के प्रति यानी कि सीखने के प्रति रुचि पैदा की जा सके। इसका विकल्प हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर 5, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को, ठीक है, तो देखते हैं। तो कक्षा 5 यानी कि प्राथमिक स्तर, तो प्राथमिक स्तर के न्यून दृष्टि वाले बच्चों के साथ सामान्य बच्चों की तरह व्यवहार करना चाहिए, ठीक है, तथा उसके जानकारी को बढ़ाने के लिए श्रव्य शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि न्यून दृष्टि है इसकी, तो न्यून दृष्टि है तो श्रव्य यानी कि ऐसी सामग्री जो कि बोल के समझाई जा सके, उसका प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। तो विकल्प क्या हो जाएगा सी। कक्षा में बर्ताव कैसा होना चाहिए, सामान्य होना चाहिए, तथा ऑडियो सीडी का प्रयोग करना चाहिए। ऑडियो सीडी किस लिए, क्योंकि उसकी दृष्टि कमजोर है, तो उसको सुनने वाली सामग्री ज़्यादा प्रयोग में उसके लिए लाई जानी चाहिए। प्रश्न ये पूछ रहा है कि श्यामपट्ट के शिक्षण सामग्री, श्यामपट्ट के शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। तो हमको ऑब्वियसली पता है कि श्यामपट्ट पे हम क्या करते हैं, लिखते हैं, तो लिखते हैं और छात्र क्या करते हैं, देखते हैं, तो किस सामग्री में आ जाएगा, दृश्य सामग्री में, ठीक है। दृश्य सामग्री में श्यामपट्ट के अलावा और चीज़ें भी आ सकती हैं, जैसे मानचित्र हो गया, रेखा चित्र हो गया, ठीक है, मॉडल हो गया, ये सब किस में आ जाएंगे, दृश्य सामग्री में। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 यह पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण कुशलता से संबंधित है। एक शिक्षक को शिक्षा देने के लिए पर्याप्त कुशल होना जरूरी है, तो एक शिक्षक शिक्षा देने के लिए किन किन चीज़ों का प्रयोग कर सकता है ताकि वो अच्छी तरीके से शिक्षा दे पाए। तो क्या करता है वो, श्यामपट्ट पर लिखता है, हाँ। प्रश्न यदि विद्यार्थियों से नहीं हो पा रहे हैं तो उन प्रश्नों को हल भी करता है। विद्यार्थियों का ज्ञान चेक करने के लिए, ज्ञान जांच करने के लिए समय समय पर प्रश्न भी पूछता है। तो सारे के सारे जो हैं ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे, कुशलता के अंतर्गत आ जाएंगे। एक कुशल शिक्षक जो है इन सारी विधियों का प्रयोग करता है। साथ ही साथ एक विधि और भी होती है, उसे बोलते हैं प्रतिपुष्टि कौशल। क्या बोलते हैं, प्रतिपुष्टि कौशल। तो 4 प्रकार के कौशल का प्रयोग शिक्षक कर सकता है। श्यामपट्ट पे लिख सकता है, प्रश्नों को हल कर सकता है, प्रश्न पूछ सकता है, और प्रतिपुष्टि मतलब उनके आंसरों की जांच कर सकता है। तो सारे के सारे कुशलता से संबंधित है, शिक्षण कुशलता से। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर 7। 8, प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 ये कह रहा है कि कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें, तो जो भी विद्यार्थी कक्षा में प्रश्न पूछ रहा है उसको हमको एक तरह से प्रोत्साहित करते रहना चाहिए कि वो क्वेश्चन पूछता रहे। और क्वेश्चन भी कैसे होने चाहिए, क्वेश्चन जो चीज़ हम पढ़ा रहे हैं या जो चीज़ समझा रहे हैं उससे संबंधित होना चाहिए, क्योंकि उससे संबंधित होगा तभी उसका उस विषय में रुचि बढ़ेगा। यदि वो कोई अनर्गल प्रश्न पूछ रहा है या ऐसे प्रश्न पूछ रहा है जो उस विषय से संबंधित नहीं है, तो जो उसको समझाया जाएगा वो समझ में नहीं आएगा, और साथ ही साथ उसका मन जो है उस विषय से हटता जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि विद्यार्थी को प्रश्न बताया जाए, प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, और साथ ही साथ कैसे प्रश्न, ऐसे प्रश्न जो उस टॉपिक से या उस विषय से संबंधित हों।
तो जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें क्या करना चाहिए? लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रश्न नंबर 9, ठीक है। पूछ रहा है प्रश्न नंबर 9 कि शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था? ठीक है। तो यदि हम बात करें तो एक मनोवैज्ञानिक थे, उनका नाम था फ्रोबेल। फ्रोबेल ने 1840 में जर्मनी में क्या खोला? इन्होंने खोला जर्मनी में एक किंडरगार्टन, किंडरगार्टन, ठीक है। किसने? फ्रोबेल ने, जो कि एक मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने 1840 में जर्मनी में किंडरगार्टन खोला, ठीक है। किंडरगार्टन किसे बोलते हैं? तो किंडरगार्टन एक नर्सरी की तरह से होता है। नर्सरी में क्या होता है? नर्सरी में पौधे, छोटे पौधे होते हैं और इनका समुचित देखभाल किया जाता है, ठीक है। और इस देखभाल के ही नतीजतन पौधे अच्छी तरह से वृद्धि एवं विकास कर पाते हैं। तो इन्होंने ये कहा, फ्रोबेल ने, कि बच्चे भी नर्सरी की तरह से होते हैं और इनका भी क्या होना चाहिए? जिस तरह से छोटे पौधों का हम सही तरीके से, समुचित तरीके से देखभाल कर रहे हैं, वैसे इनका भी देखभाल होना चाहिए। क्योंकि सही तरीके से देखभाल होगा तभी इनका शरीर और मन, बुद्धि सभी अच्छे तरीके से विकास करेंगे, स्वस्थ तरीके से विकास करेंगे। तो प्रश्न पूछ रहा है कि शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? तो फ्रोबेल ने किया। प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 यह पूछ रहा है कि एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, आप क्या करेंगे? ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यदि वो नहीं आ रहा है तो हम कोशिश करेंगे, यदि हम टीचर हैं तो, कि हम जाएं उस अभिभावक के पास और उसको, उसके बच्चा कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, उसके बच्चे का कैसा परिणाम निकल रहा है, वो पढ़ने में कैसा हो पा रहा है, इन सारी जानकारियों को हम खुद जा कर दें, यदि वो अभिभावक हमसे मिलने नहीं आ पा रहा है तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। प्रश्न नंबर 11 है कि बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है, ठीक है। तो बचपन को ऐसा माना जाता है कि बचपन में वृद्धि भी होती है और साथ ही साथ बहुत प्रकार के परिवर्तन भी होते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। इसका विकल्प डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 यह पूछता है कि एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है, ठीक है। कहने का मतलब ये बोल रहा है कि टेस्ट लिया जा रहा है। किस चीज़ का टेस्ट लिया जा रहा है? पठन का, ठीक है। आप 5वीं कक्षा का बच्चा है तो हमको क्या करना चाहिए? हमको ये करना चाहिए, सबसे पहले ये बताना चाहिए कि प्रश्न कैसे आएंगे, यानी कि प्रश्नों के प्रारूप की जानकारी दिया जाए। साथ ही साथ जिस टाइप के प्रश्न आएंगे उन प्रश्नों का ज़्यादा से ज़्यादा क्या कराया जाए? अभ्यास कराया जाए, ठीक है। तो इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? परीक्षण में आने वाले समान प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को क्या कराया जाए? अभ्यास कराया जाए। तो इसका विकल्प डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13,
प्रश्न नंबर 13 में यह पूछ रहा है कि असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। ठीक है, असंगठित घर का मतलब ये हुआ कि घर का वातावरण संगठित नहीं है। ठीक है, बच्चे पे पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा पा रहा है। तो यदि बच्चे पे ध्यान नहीं दिया जाएगा तो बच्चे में अनुशासन नहीं आएगा, अनुशासन नहीं आएगा। साथ ही साथ अपना काम खुद किया जाए, यानी कि आत्मनिर्भरता उसमें नहीं आएगी। तो ये दोनों चीज़ें नहीं आएंगी। क्या क्या नहीं आएगा? अनुशासन और आत्मनिर्भरता। ठीक है, आत्मनिर्भरता। तो यदि घर असंगठित है, बच्चे पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो उसमें ना तो अनुशासन आएगा, ना ही आत्मनिर्भरता आएगी। जिसके कारण से क्या होगा कि वह खुद अध्ययन करने में कठिनाई महसूस करेगा। जब भी उसे पढ़ना होगा, अध्ययन करना होगा, तो वह किसी के साथ करना चाहेगा, तभी उसको ज़्यादा समझ में आएगा। तो कठिनाई किस में होगी? स्वतंत्र अध्ययन में। तो इसका विकल्प हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 यह पूछ रहा है कि आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप क्या करेंगे? ठीक है, तो हमको पता है कि जो छात्र बुद्धिमान होते हैं उन पे अन्य छात्रों की अपेक्षा कम ध्यान भी देंगे तो बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि उनको सामान्य छात्रों के साथ ना रखा जाए, बल्कि उनको एक विशेष ध्यान दिया जाए ताकि वह बहुत अच्छे से अच्छा प्रदर्शन कर सकें। ठीक है, तो क्या होगा ये कि वह जैसे अधिक प्रगति कर सकें उस तरह से क्या करेंगे, हम उनको गाइड करेंगे। तो विकल्प हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 15। यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप। ठीक है, यानी कि कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम ऐसा कोशिश करेंगे कि जो विषय हम पढ़ा रहे हैं उस विषय को उनकी रुचि के अनुरूप बनाने का प्रयत्न करेंगे जहाँ तक संभव हुआ। ठीक है, उनकी रुचि डेवलप करने के लिए हम सहायक सामग्री का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फिजिक्स के कोई लॉ को समझाना है तो हम क्या कर सकते हैं? क्रिकेट का एग्जाम्पल दे सकते हैं, हॉकी का एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, उनको समझा सकते हैं। तो इसका विकल्प हो जाएगा कि उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। तो विकल्प हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न 16। प्रश्न नंबर 16 ये बोल रहा है कि वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है। तार्किक रूप से सोचने का मतलब हुआ कि दिमाग का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, चिंतन मनन करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था पियाजे। पियाजे ने ऐसा बोला है कि जब बच्चा 7 से 11 वर्ष के बीच होता है तभी उसमें क्या विकसित होता है? वह तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है। ठीक है, और इस अवस्था को बोलते हैं हम मूर्त क्रियात्मक अवस्था। मूर्त क्रियात्मक अवस्था। तो इसका विकल्प हो जाएगा डी, मूर्त क्रियात्मक अवस्था। प्रश्न नंबर 17। तो प्रश्न नंबर 17 की यदि हम बात करें तो प्रश्न नंबर 17 ये बोल रहा है कि बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था।
तो अभी हमने देखा है पिछले ही क्वेश्चन में कि पियाजे एक मनोवैज्ञानिक हैं। पियाजे ने बोला है कि बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 चरण होते हैं या 4 स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं? 4 स्तर। ठीक है, यह स्तर एक सिद्धांत के द्वारा दिया गया है। इस सिद्धांत का नाम है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। विकास का सिद्धांत, ठीक है। यानी कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है और इसमें बताया है कि बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 स्तर होते हैं। 4 स्तर कौन कौन से होते हैं, उनका नाम क्या क्या होता है? पहला होता है संवेदी गतिका अवस्था। संवेदी गतिका अवस्था ये होता है 0 से 2 साल के बीच में। 0 से 2 साल के बीच में संवेदी गतिका अवस्था ये होता है 0 से 2 साल के बीच में, ठीक है। दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होता है 2 से 7। और अभी हमने पढ़ा था तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जब बच्चा तर्क वितर्क करने लगता है, जो कि क्या होता है 7 से 11, मूर्त संक्रियात्मक। और चौथा होता है औपचारिक संक्रियात्मक। औपचारिक संक्रियात्मक ये होता है 11 से 15। यानी कि पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उन्होंने 4 स्तर बताए हैं। संवेदी गतिका अवस्था 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष तक। तो ये हो गया किसके द्वारा दिया गया है? तो बच्चों के बौद्धिक विकास का 4 स्तर बताया गया है पियाजे के द्वारा। विकल्प हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर 18। प्रश्न ये पूछ रहा है 18 कि अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। ठीक है, तो जिन बच्चों की बुद्धि उतनी विकसित नहीं है, यानी कि वो प्री मैच्योर हैं, तो उनको सीखने में अभिभावक क्या मदद कर सकते हैं? तो अभिभावकों को दोनों रोल प्ले करना पड़ेगा। पहला तो उनको दिशा भी दिखानी पड़ेगी कि किस रास्ते तुम आगे बढ़ो, साथ ही साथ समय समय पर एडवाइस भी देना पड़ेगा कि यदि तुम किसी पर्टिकुलर स्थान पे फंसते हो या कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो उस समस्या का समाधान कैसे करोगे। ठीक है, तो सबसे बड़ी भूमिका एक तरह से कही जाए अल्पवयस्कों के लिए तो अभिभावकों की ही होनी चाहिए। तो यह भूमिका कैसी होती है? अग्र सक्रिय। ठीक है, प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास की सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? ठीक है, कि बच्चों में संज्ञानात्मक विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, ठीक, यानी कि बच्चा तर्क वितर्क कर पा रहा है, सीख पा रहा है कुछ की नहीं, ये सब सारी चीज़ें देखना। तो ऑब्वियस सी बातें कहाँ देखी जा सकती है? जहाँ पठन पाठन का काम होता हो, यानी कि विद्यालय एवं कक्षा में। इसका विकल्प बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 ये पूछ रहा है कि भरना है, फिल इन द ब्लैंक्स है, को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। ठीक है, अनुप्रेरित का मतलब यही हुआ कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा रुचि लें। ठीक है, तो बच्चे पढ़ने में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे रुचि ले पाएंगे? क्या किया जाए? जैसे अभी हमने सीखा था 4 तरीके। ठीक है, तो प्रश्न पूछने का एक तरीका हो सकता है जिससे विद्यार्थियों में क्या पैदा किया जाए? रुचि पैदा किया जाए, उनको अनुप्रेरित किया जाए। तो विकल्प हो जाएगा सी।
प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 भी 20 की तरह ही है। तो कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है वही प्रश्न पूछना। प्रश्न संख्या 22। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? खोलना नहीं होगा, ये खेलना होना चाहिए। खेलना क्यों उचित है? तो हमको पता है कि जब भी कोई व्यक्ति खेल खेलता है या कोई विद्यार्थी खेल खेलता है तो उसमें शारीरिक विकास होता है। वो दौड़ता है, भागता है, ठीक है, कूदता है, तो इससे क्या होता है? उसका शारीरिक विकास होता है। साथ ही साथ यदि खेल खेल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उसका कोई कैप्टन होगा, तो कैप्टन बनने से नेतृत्व करने की क्षमता का विकास होगा। ठीक है, आपस में टीम कैसे एक साथ निर्णय ले पाए, एक ही निर्णय पे कैसे रह पाए, यानी कि सहयोग की भावना का विकास होगा, संतुलन की भावना का विकास होगा। तो विकल्प हो जाएगा डी, 22 का डी। प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 है कि परिवार एक साधन है। ठीक है, हमको पता है कि बच्चा जो होता है, बच्चे का सबसे प्राथमिक विद्यालय यदि बोला जाए तो परिवार होता है। परिवार से ही उसे सामाजिक मूल्य सीखने को मिलते हैं, नैतिक मूल्य सीखने को मिलते हैं। ठीक है, लेकिन यह शिक्षा कैसी होती है? अनौपचारिक। प्रश्न संख्या 24। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, कैसे? ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यदि शिक्षक स्वयं को आदर्श रूप में प्रस्तुत करे, अपना एक आदर्श आचरण दिखाए। ठीक है, आदर्श का मतलब उसे बेहतर सामाजिक गुण वाला व्यक्ति होना चाहिए, बेहतर नैतिक गुण वाला व्यक्ति होना चाहिए, तो छात्र भी वैसा ही सीखेगा। तो यानी कि शिक्षक को कैसा बर्ताव करते रहना चाहिए? आदर्श। तभी जाके छात्रों के अंदर भी उच्चतम नैतिक एवं सामाजिक मूल्य विकसित होंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 25। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है कि वह छात्रों के प्रॉब्लम्स को, छात्रों के कठिनाइयों को, समस्याओं को सुने, समझे तथा उसका समाधान करे, तथा उनकी जो भी जिज्ञासाएं हैं छात्रों के, उन जिज्ञासाओं को क्या करे? शांत करे। तो क्या करेगा ये? विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। तो विकल्प हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 26। आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? ठीक है, तो कोई बालक है जो कि कैसा है? अति सक्रिय है। तो अति सक्रिय है तो उसे प्रॉपर डायरेक्शन हमको देना पड़ेगा, सही दिशा देनी पड़ेगी। और इसके लिए उपयुक्त है कि क्या किया जाए कि कक्षा में जो जो कार्य हो रहे हैं या स्कूल में जो जो कार्य हो रहे हैं उनके कार्य की जिम्मेदारी उसको सौंप दी जाए, उसको लीडर बना दिया जाए, नेता बना दिया जाए, नेतृत्व प्रदान कर दिया जाए। ठीक है, तो उससे क्या होगा? उसके उसकी संभावनाओं का बेहतर तरीके से प्रयोग किया जा सकेगा। ठीक है, तो विकल्प ए, उसे पहली पंक्ति में बिठाएंगे तथा उस पर कड़ी नज़र रखेंगे, नहीं होगा। उसे कक्षा में कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे, नहीं होगा। उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम कर देंगे, ये भी नहीं होगा। क्या होगा? उसको नेतृत्व दिया जाए। तो यानी कि विकल्प क्या हो जाएगा? डी, क्योंकि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 27।
पृथक पृथक समजाति समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। समूह कैसा है? समजाति समूह के व्यक्ति हैं, तो उनके प्रति बच्चों की प्रवृत्ति कैसी होती है? ठीक, तो अभी हमने सीखा था कि बच्चों के लिए प्रथम विद्यालय कैसे क्या होता है? उसका परिवार। तो परिवार में अभिभावक जैसे होंगे, जैसा सामाजिक और नैतिक गुण होगा, बच्चों का भी वैसा ही सामाजिक एवं नैतिक गुण होगा। तो अभिभावकों की जैसी चित्तवृत्ति होगी, वैसा ही अभिवृत्ति बच्चे प्रदर्शित करेंगे। तो इसका विकल्प हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 28। आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है। आप, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि मैं यदि कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चे हैं, ये हमारे कक्षा में बैठ गए हैं, तो हमको क्या करना चाहिए? ठीक है, तो हम चूंकि शिक्षक हैं, तो हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि सारे छात्र उचित शिक्षा प्राप्त कर सके। और जो छात्र थोड़े से मंदबुद्धि हैं, थोड़े से कमज़ोर हैं, उनके लिए हम कौशल का विकास करेंगे अपने अंदर। हम ऐसे तरीके का ईजाद करेंगे, ऐसे तरीके अपनाएंगे ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। ठीक है, बेहतर तरीके से समझ में आए। तो हम क्या करेंगे? हमको तकनीक सीखना पड़ेगा। तो ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे। विकल्प हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 29। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका क्या अर्थ है? ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, शिक्षक के साधन संपन्न होने का मतलब क्या है? कि कोई छात्र है, वह छात्र, उसके पास जो भी समस्याएं हो, उसके अंदर जो भी कठिनाइयां हों, उन कठिनाइयों को समझ सके, सुन सके, उसका समाधान कर सके। यह एक शिक्षक में साधन होना चाहिए, यह एक शिक्षक का गुण होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होना चाहिए? विकल्प इसका हो जाएगा सी, कि शिक्षक के अंदर विद्यार्थियों को समस्या हल कर पाए, ऐसा ज्ञान होना चाहिए। प्रश्न संख्या 30। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। ठीक है, संयोगात्मक समायोजन। ठीक है, तो संयोगात्मक समायोजन बच्चों में कैसे कैसे विकसित होता है? ठीक है, तो व्यक्तित्व निर्माण में भी होता है, कक्षा शिक्षण में भी होता है, अनुशासन में भी होता है। ठीक है, यानी कि बच्चा कक्षा में पढ़ रहा है, उसको बेहतर तरीके से पढ़ाया जा रहा है, डिसिप्लिन है उसमें, साथ ही साथ उसके पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जा रहा है। तो ऑब्वियस ये बात है कि बच्चे के अंदर संयोगात्मक समायोजन क्या हो जाएगा? प्रभावी हो जाएगा। तो ये तीनों होंगे, इसका विकल्प हो जाएगा डी। धन्यवाद। उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोगों की तैयारी में कारगर साबित होगा।